नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर महिपाल दत्त और एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टुडे, दैट इज़ लाइब्रेरी ऑटोमेशन। वी विल डिस्कस अबाउट द ऑटोमेशन, वाई लाइब्रेरी ऑटोमेशन, various types of ILMSs. So, first of all, the question arises in our mind is why library automation? लाइब्रेरी ऑटोमेशन करना क्यों है? दोस्तों, डॉक्टर रंगानाथन जी के जो लाइब्रेरी साइंस के रूल्स थे, जो आज भी उतने ही एप्लीकेबल हैं जितने उस समय थे जब दिए गए थे 1931 में, तो उन रूल्स को फुलफ़िल करने के लिए लाइब्रेरी सर्विसेज को, और ख़ास करके उनमें से इफ़ वी टॉक अबाउट फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, दैट इज़ टू सेव द टाइम ऑफ द यूज़र्स। तो लाइब्रेरी यूज़र्स का टाइम सेव करने के लिए, ह्यूमन एफर्ट्स को रिड्यूस करने के लिए हमें लाइब्रेरी की सर्विसेज को ऑटोमेट करना होता है। सो द क्वेश्चन वाई ऑटोमेशन, यू कैन सी, जो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है लाइब्रेरी का वो क्या है कि आपको राइट इन्फॉर्मेशन देनी है, राइट फॉर्म में देनी है और राइट टाइम पे देनी है। टाइम, फॉर्म और इन्फॉर्मेशन की टाइप वो सही होनी चाहिए अपने यूज़र्स को, ये जब आप प्रोवाइड करनी है। तो इसको प्रोवाइड करने के लिए आज का जो टाइम है वो टेक्नोलॉजी युग है। कंप्यूटर्स का यूज़ बहुत ज़्यादा है, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स का यूज़ बहुत ज़्यादा है, वर्ल्ड वाइड वेब हम यूज़ कर रहे हैं। तो इन सब टेक्नोलॉजीज़ ने हमारी इन्फॉर्मेशन को टोटली चेंज कर दिया है। उसका एक्विजिशन का तरीका, स्टोर करने का तरीका, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे करना है, उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, उसको रिट्रीव कैसे करना है, दोबारा से कैसे प्राप्त करना है और उसको डिसेमिनेट कैसे करना है, इस सब का जो तरीका है वो कंप्यूटर्स ने, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स ने और वर्ल्ड वाइड वेब ने बिल्कुल चेंज कर दिया है। और आज के समय में यूज़र्स की जो एक्सपेक्टेशन है लाइब्रेरी से वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यूज़र्स आज के समय में चाहता है कि उसकी राइट इन्फॉर्मेशन राइट फॉर्म में और बहुत जल्दी से, उसका जो राइट टाइम है उसमें विद इन द टाइम फ्रेम उसको अवेलेबल हो। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें लाइब्रेरी में ऑटोमेशन की ज़रूरत होती है। अब ऑटोमेशन है क्या? दोस्तों, ऑटोमेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम मशीन्स का यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो लाइब्रेरी की वर्किंग है वो इजी हो सके, हमारा जो टाइम है लाइब्रेरी स्टाफ का, जो उनके एफ़र्ट्स हैं वो बच सकें, लाइब्रेरी यूज़र्स का टाइम बच सके। इसके लिए हम मशीनरी का यूज़ करते हैं, उसको हम ऑटोमेशन कहते हैं। लाइब्रेरी ऑटोमेशन में जो हमारे हाउस कीपिंग ऑपरेशंस है, रूटीन के जो वर्क हैं, चाहे वो आपका सर्कुलेशन है, कैटलॉगिंग है, एक्विजिशन है या और हैं, रिपोर्ट जनरेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सब आप जो हैं वो मैनुअल की बजाय आप ऑटोमेट कर देते हैं उनको। उनकी जो कंप्यूटर्स की हेल्प से या अदर इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी की हेल्प से उनको, उन सर्विसेज को हम ऑटोमेट करते हैं। तो उसको हम लाइब्रेरी ऑटोमेशन का नाम देते हैं। तो हम समझ सकते हैं लाइब्रेरी ऑटोमेशन इज़ नथिंग बट कंप्यूटराइजेशन और ऑटोमेटिंग द लाइब्रेरी सर्विसेज, रूटीन हाउस कीपिंग ऑपरेशंस सच एज सर्कुलेशन, कैटलॉगिंग, एक्विजिशन एट्सेट्रा। So the significance of the library automation lies that ये हमें जो हमारा कलेक्शन है, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो आपके पास प्रिंट बुक्स हैं, चाहे वो आपके पास मैगजीन्स हैं या अदर फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आपके पास, प्रिंट फॉर्म में या ई फॉर्मेट में आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर पूरा कंट्रोल आपका होता है। आप उसको बड़ी इजीली, आप इमेजिन करिए एक लाइब्रेरी कैटलॉग से, जो फिजिकल मैनुअल लाइब्रेरी कैटलॉग है, वहाँ से बुक सर्च करने में और एक ओपैक से बुक सर्च करने में टाइम का और एफर्ट्स का कितना डिफरेंस रहता है। तो आपका जो कलेक्शन है लाइब्रेरी का, उसके ऊपर फुल कंट्रोल आपका रहता है।
उसके बाद जो आपकी सर्विसेज हैं, एग्जिस्टिंग सर्विसेज, ठीक है, उनको इम्प्रूव करते हैं हम लाइब्रेरी ऑटोमेशन के द्वारा, और जो नई फीचर्स हैं, नई सर्विसेज हैं, उनको भी ऑटोमेट करते हैं और उनकी हम इंट्रोड्यूस करते हैं। जो हमारा वर्क है वो डुप्लीकेशन उसकी बचता है, जो हमारे एफर्ट्स हैं वो बचते हैं। कैसे बचते हैं? फॉर एग्जांपल, हमने एक बार लाइब्रेरी में बुक मंगवाई, एक्विजिशन के दौरान हमने उसका डेटा जो है हमारे कंप्यूटर में या जो हमारा डेटाबेस है जिससे भी हम ऑटोमेट कर रहे हैं वहाँ पे हमने एंटर कर दिया। वही बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड आपका, जब आप कैटलॉगिंग कोई सर्च कर रहा है, आपका लाइब्रेरी यूज़र ओपैक यूज़ कर रहा है, वहाँ भी वही बिब्लियोग्राफिक डेटा यूज़ होगा। जब कोई आप सर्कुलेशन के लिए आपके पास यूज़र आ रहा है और आप उसको सर्कुलेट कर रहे हैं बुक को, तो जो बिब्लियोग्राफिक डाटा वो रिट्रीव करता है वो सेम बिब्लियोग्राफिक डाटा होता है जो आपने किया है। तो इट मीन्स हमारा जो एफर्ट्स थे, बार बार ना हमें सर्कुलेशन के टाइम या कैटलॉगिंग के टाइम हमें दोबारा डेटा एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो डेटाबेस में से उसने बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड वही रिट्रीव किया जो हमने पहले एक्विजिशन के दौरान एंटर किया था। तो ये डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को अवॉइड करता है। तो जो हमारा एग्जिस्टिंग स्टाफ है, उस एग्जिस्टिंग स्टाफ के जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उनको इफ़ेक्टिवली, एफिशिएंटली प्रोवाइड करने के लिए उनको यूज़र्स को हम लाइब्रेरी को ऑटोमेट करते हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन जो बेसिकली है वो टू सेव द टाइम ऑफ द रीडर्स एज वेल एज ऑफ द लाइब्रेरी स्टाफ, ठीक है। और जो स्मूथ सर्विसेज हैं वो हम लाइब्रेरी यूज़र्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारा जो ह्यूमन एफर्ट्स हैं, जो हमारा स्टाफ के एफर्ट्स हैं वो कम हो जाते हैं और हम अपनी लाइब्रेरी सर्विसेज को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली प्रोवाइड कर सकते हैं। So this is a definition of library automation. You can see it कि एक इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है। ILMS की अगर हम बात करें वो क्या होता है। इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो एक ऐसा ऑटोमेटेड लाइब्रेरी सिस्टम है जिसके जो कॉमन बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वन टाइम हमने बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड एंटर किया और वही बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस में से वही बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड जो है हर तरह के मॉड्यूल को सर्विसेज देने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम वो है जिसके सारे मॉड्यूल्स में कॉमन बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस यूज़ होता है, ठीक है। वन टाइम हमने बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड एंटर किया, द सेम बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड विल बी यूज्ड फॉर ऑल द मॉड्यूल्स, दैट इज़ all the modules are integrated with each other, that is ILMS or integrated library management system, ठीक है। all the transaction involving the single bibliographic record or a book are linked to its bibliographic records and this will be used for all the transactions। तो ILMS जो हैं वो कई तरह के होते हैं जैसे, और बेसिकली हम आज बात करेंगे प्रोप्राइटरी और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की। इसके अलावा और क्या हो सकते हैं, शेयरवेयर भी होते हैं, फ्रीवेयर भी होते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? वो सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स कोड जो है फ्रीली अवेलेबल होता है इंटरनेट के ऊपर, पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर फ्रीली अवेलेबल है। अब सोर्स कोड क्या है? सोर्स कोड वो मीडियम है, वो माध्यम है जिससे हम किसी भी सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं या उसको चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, वो सोर्स कोड होता है। वो सोर्स कोड जो है वो आपका पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बिना किसी कॉस्ट के फ्रीली अवेलेबल है। आप उसको यूज़ करके अपनी लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अब उसमें एक होता है फ्री सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर जी मैं बात कर रहा था। फ्रीवेयर क्या है? फ्रीवेयर इज ए सॉफ्टवेयर विच कैन बी यूज्ड freely but you can't share it, you can't distribute it, you can't modify it,
as the source code will not be available on the public platform freely. ठीक है, फ्रीली आपके पास सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होगा, सॉफ्टवेयर अवेलेबल होगा, उसको आप यूज़ कर सकते हैं फ्रीली। शेयरवेयर भी होता है एक। शेयरवेयर क्या होता है? वो होता है वो सॉफ्टवेयर जो आपको इनिशियली फ्री दिया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, हम कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने अडोब रीडर, अडोब का कोई सॉफ्टवेयर अडोब रीडर आपने डाउनलोड किया, या कोई एंटीवायरस आप डाउनलोड करते हैं, वो आपको इनिशियली फ्री देता है। कोई 30 डेज़ के लिए दे दिया, किसी ने 15 डेज़ के लिए दे दिया, कोई 2 महीने के लिए, उसके बाद वो उसको चार्ज करता है। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको कुछ टाइम के लिए इनिशियली फ्री दिया गया, और उसके बाद उसको अगर आपने यूज़ करना है या उसके प्रीमियम फीचर्स को यूज़ करना है, दैट विल बी चार्जेबल। इट मीन्स दैट शेयरवेयर इज़ द सॉफ्टवेयर विच इज़ इनिशियली फ्री but will be chargeable if you want to use the premier feature of that software। ठीक है जी। उसके बाद हमारा आता है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर या कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर जो कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई पर्सनल इंडिविजुअल सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट के लिए, कॉमर्स के लिए, व्यापार के लिए यूज़ करता है, बनाता है। तो जो सोर्स कोड है वो उसके पास रहता है बंद डिब्बे में, वो आपको सोर्स कोड अवेलेबल नहीं करवाएगा। सोर्स कोड उसके पास रहेगा। अगर आपने, वो आपको आपकी कस्टमाइज़ करके सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड करवाएगा चार्जेस बेसिस पे, और उसके बाद उसके AMC के लिए या उसको अगर कोई आपने चेंज करना है उसमें सोर्स कोड में कस्टमाइज़ आपने करना है, तो आप उसके उनके बोलेंगे, वो आपको चार्ज बेसिस पे AMC में एनुअल मेंटेनेंस चार्ज के रूप में या वन टाइम चार्ज के रूप में आपसे चार्ज ले करके उसको सॉफ्टवेयर में आपको जो आपकी रिक्वायर्ड कस्टमाइजेशन है वो करके आपको देगा। इट मीन्स वेंडर लॉक इन इज देयर। यू कैन अंडरस्टैंड देयर इज प्रोप्राइटरी और कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर वेयर वेंडर लॉक इन इज देयर। देयर इज शेयरवेयर विच इज इनिशियली फ्री but will be chargeable after some time. There is freeware which is available for free but you can't use the source code, you can't customize it, you can't share it. And the other one is open source software, which is for which the source code is available on the public platform, with which you can change it, you can modify it, and you can customize it as per your local needs. अब हम अगर बात करें फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की, अब हमारी लाइब्रेरीज में एज वी कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड दैट देयर इज़ अ बजट कॉन्स्टेंट। आज के टाइम पे हमारी लाइब्रेरीज में बजट का कॉन्स्टेंट बहुत रहता है, तो हमें प्रेफर्ड रहता है कि हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा ILMS यूज़ करें लाइब्रेरी के लिए जो फ्रीली अवेलेबल हो और जो जिसका सोर्स कोड ओपनली अवेलेबल हो, ताकि हम उसको हम अपनी लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करके यूज़ कर सकें, हमारी लाइब्रेरी की सर्विसेज को ऑटोमेट कर सकें। तो अब जो फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं उसकी फ़ीचर्स क्या क्या हैं, देखिए। वो आपको सिस्टम लेवल पे ऑपरेट करने के लिए फ्रीडम देता है। मीन्स कोई आपके पास वेंडर लॉक इन नहीं है, कोई आपके पास किसी तरह की दिक्कत नहीं है, कोई आपको ये नहीं आके कह सकता कि आप मेरा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। आपने सोर्स कोड आपके पास अवेलेबल है, उसमें कस्टमाइज उसको चेंज करिए, मॉडिफाई करिए और अपनी लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करके इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। इट हेल्प्स कम्युनिटी कंप्यूटिंग। एक आपकी जो कम्युनिटी की कंप्यूटिंग है उसको बढ़ाता है, उसको कम्युनिटी के रूप में आपका जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है वो यूज़ होता है। मीन्स जो सॉफ्टवेयर है उस पर किसी की बादशाहत नहीं है, इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन द कम्युनिटी द सॉफ्टवेयर इज़ वर्किंग विद। सो ये जनरल पब्लिक लाइसेंस के थ्रू आपको एक्सटेंसिव कस्टमाइजेशन की अलाउ करता है, उसकी परमिशन देता है। व्हाट इज़ GPL? GPL इज़
जनरल पब्लिक लाइसेंस, एक ऐसा लाइसेंस जिसमें आप किसी भी सॉफ्टवेयर को पब्लिकली यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक्सटेंसिव कस्टमाइजेशन की परमिशन देता है आपको कि आप जिस लेवल तक चाहें उस लेवल तक कस्टमाइज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को। उसके बाद ये आपको ऐसी पावर देता है कि आप उसको मॉडिफाई और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप उसको शेयर कर सकते हैं, जिसे चाहें आप उसको शेयर कर सकते हैं। और ये इसका लैम्प या जैम्प आर्किटेक्चर के ऊपर काम करता है। लैम्प मीन्स लाइनेक्स, अपाचे, MySQL या MariaDB सर्वर और PHP, पर्ल, पाइथन, ऑल दीज आर फ्री सॉफ्टवेयर्स, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स। तो ये किसी भी सॉफ्टवेयर, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर इन सॉफ्टवेयर्स के साथ इंटीग्रेट नहीं होता जो कॉमर्शियली अवेलेबल हो, सब फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। और उसके बाद ये फ्री है, फ्रीडम देता है ये आपको, किसी भी तरह का वेंडर लॉक इन नहीं है, कोई वेंडर आपको किसी को चार्ज नहीं देना है, किसी को आपने AMC नहीं देनी है, ठीक है। तो ये आपकी कॉस्ट को बहुत ज़्यादा कम कर देता है। अगर आप थोड़ा सा टेक सेवी हैं तो आप इसको फ्रीली अपने उसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज को ऑटोमेट कर सकते हैं। उसके बाद ये आपकी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को जनरेट करता है। मीन्स कि आप जब आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कम्युनिटी में जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोहा यूज़ कर रहे हैं तो आप कोहा कम्युनिटी के द्वारा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे आप जा कर के अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। तो ये आपके कोलैबोरेशन को बढ़ाता है। आप वेरियस जो आपके प्रोफेशनल्स हैं उनसे आप कोलैबोरेट करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, अपने जो आपके इनिशिएटिव्स हैं उनको शेयर करते हैं। उसके बाद ये आपका ओपन सोर्स कंपेनियन सॉफ्टवेयर पे बेस होता है। मीन्स जितने भी सॉफ्टवेयर हैं सब ओपन सोर्स यूज़ होंगे। तो ये आपकी लोकल लाइब्रेरी की जो नीड्स हैं उनके अकॉर्डिंग आप उनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सो इन द सम अप, वाइल सम अप, we can say that an open source software uses 3 F। 3 तरह के F यूज होते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में। मीन्स फर्स्ट है फंड, मतलब ये आपको फंड से छुटकारा दिलाता है। आपका बजट कॉन्स्टेंट है तो उसको कम करता है। जो आपकी लाइब्रेरी ऑटोमेशन की सब्सटेंशियल कॉस्ट है उसको कम करता है। उसके बाद ये आपका फ्रीडम देता है, आपको किसी वेंडर के ऊपर, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। किसी भी तरह की प्रॉब्लम को या किसी भी तरह की आपकी कोई क्वेरी है या कोई आपकी कस्टमाइज करना है तो उसके लिए आपको किसी वेंडर के पास जा कर के या उससे कांटेक्ट करके आपको चेंज नहीं करवाना है। आप अपने अकॉर्डिंग लोकल आपकी लाइब्रेरी की नीड्स के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड थर्ड वन इज़ fraternity। You are going to discuss your problems with the international personalities of in the field of that community which software you are using it. So friends, there are many library automation softwares, ILMSs, in the open source software domain. You can see the list, so I'm not going to discuss each and every one, but first one is Koha. You can say that Koha is world's most preferred choice. It is preferred all over the world by the libraries, क्योंकि ये आपके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को यूज़ करता है, फॉलो करता है। हर एक छोटी से छोटी लाइब्रेरी और बड़ी से बड़ी लाइब्रेरी सबको कस्टमाइज आप अपनी लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, देयर आर मैनी सॉफ्टवेयर्स in the field of in the domain of open source software.
Here is a glimpse of comparison of famous ILMSs. आप देख सकते हैं सिर्फ कोहा और वर्चुआ दो ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिन्होंने 10 पैरामीटर्स में 10 के 10 नंबर लिए हैं, और वर्चुआ जो है वो काफ़ी कॉस्टली सॉफ्टवेयर है. इट कॉस्ट्स यू इन लैक्स एवरी ईयर, whilst Koha is a free and open source software. So you can very well assume that it follows all the international bibliographic standards. Thank you very much, friends. If you have any query, please let me know. You can mail me at my email ID that is given below. Thank you very much for your patience. Thank you.